चंद्रशेखर पे एक आरोप लग रहा है और आगे और लगेगा, जैसे कि वो वैसी पे लगता है। आप आजम खान से गठबंधन की बात कर रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आजम खान और चंद्रशेखर एक हो जाएंगे, तो किसका नुकसान होगा ये दुनिया जानती है। तो ये बी टीम वाली जो थियरी है जो दी जाती है ओवैसी साहब के लिए, क्या आप पे भी चस्पा होगी क्या? देखो, आरोप लगाना आसान है, लेकिन अगर ये थ्योरी कामयाब होगी ना तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या होगी इसका आइडिया शायद आपको नहीं है। जो थ्योरी आप कह रहे हैं कि हो सकता है ये हो जाए, अगर ये थ्योरी कामयाब होगी ना, इस अलायंस के साथ कोई भी आदमी जुड़ के और विन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आपको अगर एहसास नहीं तो एहसास करके देख लेना, एक बार इस वोट का कैलकुलेशन करके देखना। जबकि हम तो पूरे हक वंचित कमजोर समाज को, महिलाओं को, सबको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर ये थ्योरी कामयाब होगी तो आप देखना। और जिस दिन ये थ्योरी देखो, ये नगीना में कामयाब हुई तो बड़े बड़े दलों को पटकनी दे दी हमने। ये थ्योरी नगीना में कामयाब हुई है, और यही थ्योरी अगर आगे बढ़ गई आप देखना तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी और आने वाले समय में देश की तस्वीर बदल जाएगी। और मैं इस मंच से कह रहा हूं, अगर वो लोग मुझे सुन रहे हो आपके माध्यम से, तो इस थ्योरी को जल्दी बना लें। ये थ्योरी सांप्रदायिकता की राजनीति का अंत कर देगी, ये थ्योरी नफरत की राजनीति का अंत कर देगी, और कोई अंत नहीं है। यही अंत है कि एक टुकड़ों बटा समाज एकजुट हो जाए और मिलकर अपनी शक्ति बनाने के लिए लड़े, अपनी हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़े। चंद्रशेखर जी, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पे कि एक दिन वो आरक्षण खत्म कर देंगे, वो आरक्षण विरोधी हैं। क्या आपको भी लगता है कि आरक्षण पे खतरा है, जबकि नरेंद्र मोदी से लेकर अब तो मोहन भागवत भी ये क्लैरिफाई कर चुके कि आरक्षण खत्म नहीं होगा? आपको लगता है या सिर्फ ये पॉलिटिकल गिमिक है, एक स्लोगन है? देखो सुकेश जी, मैं स्पष्ट कर दूं, कोई क्या कह रहा है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन किसी भी पार्टी का एजेंडा, उसका मैनिफेस्टो, उसकी विचारधारा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये अगर पावर में आएगा तो क्या करेगा। जैसे अगर इवन आप मेरी तरफ देखोगे, अगर चंद्रशेखर पावर में होगा तो क्या होगा, तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि विचारधारा का खेल है। तो आरएसएस, बीजेपी की जो विचारधारा है, संघ की जो विचारधारा है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमेशा से, चाहे वो संविधान रहा हो, चाहे वो तिरंगा रहा हो, और चाहे वो आरक्षण रहा हो, या कमजोर वर्गों की तरक्की रही, या महिलाओं का सम्मान रहा हो, वो हमेशा इसके विरोधी रहे। इसको आप नहीं डिनाई कर सकते। और इसके लिए मैं फिर कहता हूं, 2 अप्रैल 2018 के को याद करोगे तो एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी को ये समझ में आया कि सीधे रवैये से नहीं कर सकते, तो अब लेटरल एंट्री हो रही है, अब निजीकरण हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, जब सारी संस्थाओं का निजीकरण हो जाएगा सरकारी, तो सरकारी नौकरी रहेगी तो आरक्षण के झुंझुने का क्या करेंगे? अब तो SC ST के बैकलॉग से ज्यादा, ओबीसी के बैकलॉग ज्यादा, EWS का बैकलॉग आ रहा है। वो कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता। अब तो पिछले दरवाजे से सबको जोड़ा, अब तो नई नियुक्तियां नहीं आ रही है, संविदा, ठेकेदारी, और उनको परमानेंट कर ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आरक्षण ये तो मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूं। दो राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, कांग्रेस और बीजेपी, आप किससे मानते हो कि अंबेडकर की विचारधारा को वो ज्यादा मानते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, आजाद समाज पार्टी के अलावा कोई नहीं मानता है। उनका फोटो सब लोग लगाते हैं, उनका फोटो सब लोग लगाते हैं, उनके सिद्धांतों की बात मुंह से, मंच से बहुत करते हैं, लेकिन जब आप पार्टी अपनी उसमें होते हो सरकार में, तब लागू कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आप याद करो, बाबा साहब अंबेडकर ने एलिनेशन ऑफ कास्ट लिखी, इस बात को तो आप, इस बात से तो एग्री हो। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कभी रहा हो जाति का विनाश, तो आप मुझे बता दो। जो बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि जातिविहीन समाज बने, तो कांग्रेस किसी लीडर ने उसकी पहल की, तो आप मुझे बता दो। और भाजपा के लोग तो कर ही नहीं सकते। अगर आरएसएस भाजपा के लोग, जैसे एक विषय आया था तो मुझसे मीडिया में किसी ने पूछा, मैंने कहा कि मैं जिससे उम्मीद ही नहीं करता कि वो बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान करेगा, मैं इस पर क्या बुरा मानूं। चलिए, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव जी के बारे में क्या राय है आपकी? आप महापुरुषों के नाम पे जितने जिले बने थे सबका नाम बदल दिया, और सहारनपुर में तो झगड़ा करा दिया एक, कि मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे जो बना था, जो एक मेडिकल कॉलेज बना, उसका नाम बदल दिया। एक इस्लामिक स्कॉलर है, उनके नाम पे रख दिया कि एक झगड़ा हो जाए। और बहुत सब कुछ है जो नहीं कहना चाहता, वरना फिर बाद में ये चर्चा होगी कि आज चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पे हमला कर दिया। आपके तो अच्छे संबंध थे। डिमोशन आप देखो, जो डिमोशन हुआ है सुकेश भाई, 2012 में जो डिमोशन हुए सरकारी कर्मचारियों के, वो अखिलेश साहब की मेहरबानी से हुए।
इन्होंने किए। एक सीईओ को एसआई बना दिया, एक एक्शन को जेई बना दिया। ये सब अखिलेश जी के समय काल में हुआ। और जितने खून के आंसू कर्मचारियों ने इनके सरकार में रोए, कभी नहीं रोए, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने इनको गले लगाया कि चलो भाई इनसे गलती से हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गुंजाइश है, मुझे नहीं लगता है। मायावती कहती थी एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। आप भी यही कहते हो। काशीराम साहब कहते थे। हाँ, काशीराम, उसके बाद काशीराम में- साहब के कहने के बाद बहन जी ने कहना शुरू किया। और मैं फिर कह रहा हूं, अब हम उनसे नहीं लड़ रहे, अब हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं कि हमें पावर चाहिए। क्योंकि जो हम करना चाहते हैं, जैसे मुझे अगर यहाँ कुछ चेंज करना है तो जब तक मेरे पास यहाँ पावर नहीं, मैं कैसे कर दूंगा। जैसे एजुकेशन, मैंने कहा पार्लियामेंट में कि एजुकेशन सभी के लिए मुफ्त होनी चाहिए। और एजुकेशन जो सरकारी नौकरी कर रहा है, भाई जो लोग हाई स्कूल इंटर तक, ग्रेजुएशन तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हमें एमबीबीएस सरकारी स्कूल से करनी है, आईआईटी जाना है। मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूं कि जब तक सरकारी कर्मचारी से लेके और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं का, चाहे वो किसी पोस्ट पे हो, और आम किसान का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक कोई बहुत बदलाव नहीं हो सकता। क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा खड़ा हो गया है कि वहां से गरीबों का बच्चा मुकाबला नहीं कर सकता है। 5,000 रुपए फीस देने की हिम्मत हर परिवार में नहीं है एक बच्चे की। और ऐसे ही अगर आप मेडिकल क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं तो आपको यहां भी करना पड़ेगा कि सारे नेताओं का इलाज, अब एम्स में सबसे अच्छा इलाज है या नहीं है, आप बताओ। तो एम्स में अच्छा इलाज इसलिए क्योंकि नेताओं का इलाज वहां होता है, नेताओं की एंट्री में। आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाऊंगा, मेरी एंट्री हो जाएगी, लेकिन क्या आम आदमी घुस सकता है उसमें? मैं अपने फादर को नहीं भर्ती करा पाया था, मुझे आज भी टीस इस बात की, पावर स्ट्रक्चर है वहां। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब एक ही बेड पे डीएम, एसएसपी, सीईओ, विधायक, सांसद, मंत्री का परिवार या उनके परिवार का कोई व्यक्ति या वो खुद इलाज करा रहे होंगे और वहीं गरीब किसान मजदूर का इलाज होगा, तब अस्पताल में फैसिलिटी भी मिलेगी, दवाइयां मिलेंगी, टेस्ट भी वहीं होंगे और बिल्डिंग भी अच्छी होगी। यानी कि अच्छा इलाज, गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई मिलेगी। इसी गैर बराबरी की बात तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। तो मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी आपसे क्या पॉलिटिकल कहा? स्पेस देख रहे हैं आप। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि जो हम करना चाहते हैं वो करने के लिए हमें पावर चाहिए, और पावर सत्ता से आएगी। हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं उनके पास तो सत्ता रही है, उन्होंने जितना किया आप देख लो, उनके पास सत्ता रही है। 0 फीस पे एडमिशन होते बंद करा दिए, ठेकेदारी में आरक्षण था 2012 में, सब हटा दिया उन्होंने, जिनकी बात आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस लंबे समय सत्ता में रही है, तो कितना बदलाव किया आप देख लो इन विषयों पे। आज भी 80 महिलाओं के साथ एक दिन में रेप जैसी घटना, हत्या जैसी घटना होती है। ये सरकार को इस पर खुश होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को इस पर खुश होना चाहिए। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, आप भी अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को रात को 11 बजे नहीं निकाल सकते दिल्ली और इसमें मेट्रो सिटी में भी, यहाँ नोएडा में भी ये हालात हैं आज। इस तरह से क्राइम जो है पैर पसार चुका, और बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं होता है। हमने तो सत्ता को खड़े देखा अपराधियों के पक्ष में, चाहे हाथरस हो या कोई और घटना हो। आज मैंने अभी एक पोस्ट की, जम्मू में हुआ, कठुआ में एक नाबालिग बच्ची के साथ, शेड्यूल कास्ट की बच्ची है, और कोई नहीं आवाज उठाएगा। आप मेरी बात को याद रखें, जो हमारे दर्द पे आवाज नहीं उठा सकते, वो क्या भला करेंगे हमारा? क्या हम नहीं जानते हैं? परभनी में मार दिया हमारे सोमनाथ सुरेश, यात्रा कर रहे हैं हमारे लोग, 6,000 लोग, महिलाएं उनमें, मंत्रालय जा रहे हैं परभनी से, और सतनामी समाज के 250 बच्चे बंद हैं छत्तीसगढ़ में, और किसको तकलीफ हुई? आप मत कहलवाओ मुझसे, मैं सबको जानता हूं कौन कितने पानी में। और मैं फिर कह रहा हूं, मीठा बोलने से आदमी मीठा नहीं हो जाता। अपने फायदे के लिए तो बहुत लोग मीठा बोलते हैं, अपने फायदे के लिए तो चुनाव में जाके हमारी बस्ती में बहुत लोग घूमते हैं, हमारे बराबर बैठते हैं, अपने घर से खाना लाते हैं, हमारे बीच में बैठ के खाते हैं, अपने घर से पानी लाते हैं, अपनी गिलास में बैठ के हमारे बीच में पीते हैं। क्या हम नहीं जानते हैं? और चुनाव में वोट के लिए पैर छूते हैं, कई दादी बताते, कई चाची, कई बहन बताते हैं, और फिर चुनाव के बाद ढूंढे नहीं मिलते। नेताओं के दरवाजे 75 साल से बंद है। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने दल बनाया, बाबा साहब ने दल बनाया, और आज आजाद समाज पार्टी के रूप में हम लोगों ने दल बनाया, गरीबों ने, कि हमें लड़ाई लड़नी है। तो हम गलत नहीं कर रहे हैं। अपनी लड़ाई लड़ना, अपने लोगों की तरक्की सुनिश्चित करना, अपनी भूमिका सुनिश्चित करना, पढ़े लिखे होने का, समाज को फायदा देना, इसमें क्या बुराई है?
और जब हम काम करेंगे तो आरोप भी लगेंगे। जैसे आपने कहा कि आप उनको साथ नहीं लेते या उनका साथ नहीं देते, और मैं चिट्ठी भेज के किसके पास जाऊं? मैं तो दिल्ली के चुनाव में भी एक पार्टी को आगे आओ मिलकर लड़ लेते हैं। अब उन्होंने नहीं हिम्मत जुटाई तो मैं क्या करूं? मैं तो अपना काम करता हूं, लेकिन मैं फिर इसका क्या प्रदर्शन करूं? मैं तो जब नहीं वो कोई साथ देता तो फिर हम अपने आप मैदान में